लेकिन एक साल के भीतर अमेरिका ने 7 देशों पर सीधा सैन्य हमला कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर दिया उसके घर से। ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या हो चुकी है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ तेल की जंग है या कुछ ऐसा भी है जो डॉलर के उस साम्राज्य को बचा रहा है जो ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है? जंगल में सबसे खतरनाक शेर वो नहीं होता है जो शिकार पे निकला हो, बल्कि वो होता है जो घायल हो, जिसके पंजे अभी भी नुकीले हैं लेकिन उसका इलाका उसके हाथ से फिसल रहा है। साल 2026 में हम जिस अमेरिका को देख रहे हैं वो वही घायल शेर है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का मसीहा बनकर के सत्ता संभाली थी, लेकिन एक साल के भीतर अमेरिका ने 7 देशों पर सीधा सैन्य हमला कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर दिया उसके घर से। ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या हो चुकी है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ तेल की जंग है या कुछ ऐसा भी है जो डॉलर के उस साम्राज्य को बचा रहा है जो ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है? अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे सबसे बड़ा कारण है नंबर्स। जरा इन फैक्ट्स को देखिए आप। सबसे पहले जीडीपी की रेस को देखिए। 2026 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स प्लस देशों की कंबाइंड जीडीपी अब ग्लोबल जीडीपी का लगभग 37% से 40% हो चुकी है, जबकि G7 देश जिसमें अमेरिका और उसके साथी आते हैं वो सिमट करके 29% पर आ गए हैं। पेट्रो डॉलर का भी पतन हो रहा है। 1970 के दशक से पेट्रो डॉलर अमेरिका की लाइफलाइन था, लेकिन आज सऊदी अरब और चीन के बीच तेल का व्यापार युआन में हो रहा है। साल 1973 में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर। उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक सीक्रेट MOU किया था, जिसमें अमेरिका ने वादा किया कि वो सऊदी राजघराने को हर खतरे से बचाएगा और बदले में सऊदी अरब ने कसम खाई कि वो पूरी दुनिया को तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेगा। यहीं से पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ था। इसी एक डील ने पूरी दुनिया में डॉलर की दादागिरी थोप दी थी, क्योंकि तेल खरीदने के लिए अब हर देश को डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। आज जब ब्रिक्स देश और खुद सऊदी अरब उस 50 साल पुराने वादे को तोड़ रहे हैं, तो अमेरिका के पैरों के नीचे से वही जमीन खिसक रही है जिसे कभी किसिंजर ने तैयार किया था। अब डॉलर का शेयर देखते हैं। IMF की अकॉर्डिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी में डॉलर की हिस्सेदारी 2001 में 71% थी, 71% थी, जो साल 2026 की शुरुआत तक गिरकर 58% से भी नीचे आ चुकी है। जब आपकी जेब खाली होने लगती है और आपकी दादागिरी को कोई चुनौती देने लगता है तो आप क्या करते हैं? अमेरिका वही कर रहा है जो उसने इराक में WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठ के साथ किया था। यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर दहशत फैलाना। किसी स्वतंत्र आजाद देश की राजधानी में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आना, या एक ही रात में ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई को बम से उड़ा देना, ये सब बहुत थिएट्रिक और दिखावटी काम है। इन कामों के बाद वहां सरकार व्यवस्था कैसे चलेगी, इसका ट्रंप प्रशासन के पास कोई साफ प्लान नहीं है। इससे साफ दिखता है कि ये हमले किसी लंबी सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने देश के लोगों को देखो हम कितने ताकतवर हैं, ये मैसेज देने का एक सस्ता स्टंट है। लेकिन क्या ये सिर्फ यूएस की विदेश नीति है? नहीं, ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स का ब्लैकमेल है। आप वहां के लोन का पहाड़ देखिए। अमेरिका का नेशनल डेट 34 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है। ट्रंप जानते हैं कि अगर डॉलर की मांग गिरी तो अमेरिकी इकोनॉमी एक रात में ही दिवालिया हो सकती है। वहां घरेलू लोकप्रियता देखिए ट्रंप की। 2026 में ट्रंप की अप्रूवल दर थी जो वो भी गिरी है। अमेरिकी जनता महंगाई और टैरिफ वॉर से परेशान है। आंकड़ों के अनुसार 61% अमेरिकी इन युद्धों के खिलाफ भी हैं। इसे ही एक्सपर्ट्स नाम देते हैं परफॉर्मेटिव रियलिज्म, यानी अपनी जनता को ये दिखाना कि हम अभी भी बॉस हैं। ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट है ताकि घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सके अमेरिकियों का। ट्रंप इस टाइम अपने देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके भी प्रेशर में है। इनके नाटो के जो पुराने दोस्त हुआ करते थे वहां भी ये प्रेशर में है, क्योंकि वो आज इनसे किनारे खुद को खड़े रख रहे हैं। हर लड़ाई में जो अमेरिका के लिए कूद पड़ते थे वो आज पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठ करके। स्पेन को ही देख लीजिए, जो अमेरिका के प्लेन अपने आसमान में नहीं उड़ने दे रहा है।
यूके के लीडर्स को ट्रंप रोज गालियां दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ट्रंप के लगाए भारी टैरिफ और व्यापार युद्धों ने पूरी सप्लाई चेन को बर्बाद कर दिया है। वहां की सबसे ऊंची अदालत ने भी ट्रंप के टैरिफ पर हथौड़ा चला दिया। इसके अलावा घरेलू स्तर पर मानवाधिकारों का हनन और सरकारी एजेंसियों को राजनीतिक बनाने में अमेरिका तेजी से सत्तावाद, या जिसको आसान भाषा में तानाशाही कहते हैं, उस तरफ बढ़ रहा है। एपस्टीन फाइल से जो अमेरिका की फजीयत पूरी दुनिया के सामने हुई है, उसे तो सब लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और नेता होता, जैसे जो बाइडेन होता, कमला हैरिस होती, या कोई भी अन्य डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता, तो क्या वो भी ईरान और वेनेजुएला के प्रति ऐसे ही एग्रेसिव स्टेप्स उठाता, ऐसे ही आक्रामकता दिखाता? इसके लिए हमें अमेरिका के कुछ इन पहलुओं को भी देखना होगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज और बजट घाटा अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर दुनिया आज ही डॉलर का साथ छोड़ दे तो ट्रेजरी बॉन्ड बेचने मुश्किल हो जाएंगे, ब्याज दरें आसमान छू लेंगी और सरकार को या तो भारी टैक्स लगाने पड़ेंगे या फौजी खर्च में बड़ी कटौती करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा अमेरिका का अकेला सुपर पावर वाला दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अमेरिका की इसी आक्रामकता का नतीजा भी है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से खुद को अलग करने की प्रक्रिया को और तेज कर दे रहे हैं, और इसी को कहते हैं डीकपलिंग। दूसरी तरफ चीन इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए 2026 की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है वो कहती है कि अब ग्लोबल सिक्योरिटी का बोझ फ्रेंडली नेशंस पर ही डालो, लेकिन अपने घरेलू इलाके यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर पूरा कब्जा बनाए रखो। इसलिए ट्रंप हो या कोई और राष्ट्रपति, सबको एक ही काम करना पड़ता। चीन को वेनेजुएला का तेल ना लेने देना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना और ब्रिक्स की डी-डॉलराइजेशन की पॉलिसी को कुचलना। भू राजनीतिक मकसद सबके लिए एक ही होते हैं। अमेरिका के इन हमलों का पैटर्न आप देखिए। दुनिया में सिर्फ 20% देश बड़े तेल उत्पादक हैं, लेकिन ट्रंप ने जिन 7 देशों पर हमला किया, इनमें से 5 यानी ईरान, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला और सीरिया, ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। इनमें वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करना मुख्य उद्देश्य था। ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ब्रिक्स एनर्जी अलायंस को तोड़ना मकसद था, जबकि नाइजीरिया पर दिसंबर 2025 में जो हमले किए गए वो हवाई हमलों का लक्ष्य अफ्रीका में चीनी प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करना था और वहां के मिनरल्स पर अपना अधिकार जमाना था। और अमेरिका ने नाइजीरिया पर आरोप क्या लगाया था? ट्रंप ने ईसाइयों पर हमलों का हवाला देते हुए नाइजीरिया को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स घोषित किया था। अमेरिका का सीपीसी का बहाना बनाकर दखल देना एक खतरनाक पैटर्न रहा है, जिसे भारत ने भी बार बार एक्सपीरियंस किया है। अक्सर अमेरिकी एजेंसियां भारत में मानवाधिकारों या अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ऐसे ही निगेटिव रिपोर्ट्स जारी करती है, जो भविष्य में प्रतिबंधों या हस्तक्षेप की जमीन तैयार करने का एक डिप्लोमेटिक हथियार बन जाता है। इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि अमेरिका की इन रिपोर्ट्स का लॉन्ग रन में क्या मकसद होता है। यहाँ नाइजीरिया को सीपीसी में डालने का मकसद यही बताना था कि अफ्रीका की सबसे बड़े तेल उत्पादक देश को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अमेरिका वहां के संसाधनों और आंतरिक राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है, उसको इसका लाइसेंस मिल जाता है ऐसा करके। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में डालना अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाना था। ऐसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल का सीधा उल्लंघन है। पूर्व अमेरिकी सेना के जज एडवोकेट डेविड क्रेन ने मादुरो की जब्ती को अवैध युद्ध और आक्रामकता बताया है। इराक युद्ध 2003 के समान ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान के परमाणु खतरे की संभावना का झूठा दावा किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA या अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास इसके तत्काल प्रमाण थे ही नहीं। ये संदेश ईरान को नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को है कि अगर तुमने डॉलर छोड़ा तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। लेकिन यहाँ अमेरिका से एक बड़ी गलती हो रही है। किसी देश में घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ लाना तो आसान है, लेकिन युद्ध के बीच दुनिया की 20% तेल सप्लाई को बचाए रखना नामुमकिन है। जब आप ईरान जैसे देश पर हमला करते हैं तो आप पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तख्ता पलट करना तो अमेरिका को आता है, लेकिन $150 तक पहुंचने वाले तेल के दाम और टूटी हुई इकोनॉमी को संभालने का उसके पास कोई प्लान नहीं है। सवाल यह है कि अमेरिका का अगला शिकार अब कौन है? ग्रीनलैंड? अमेरिका के ये पागलपन सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, अब उसकी नजर ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वतंत्र इलाका है जहां सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, और इसके लिए ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि या तो ग्रीनलैंड हमें दे दो वरना हम तुमसे छीन लेंगे। आखिर अमेरिका इस बर्फीले इलाके के पीछे क्यों पड़ा है? इसके 3 बड़े कारण हैं।
पहला कारण है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड एक ऐसी ऊंची छत की तरह है जहां बैठकर अमेरिका रूस और चीन की हर मिसाइल और पनडुब्बी पर नजर रख सकता है। वो यहाँ पे अपना गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है ताकि दुश्मन का कोई भी हमला अमेरिका तक पहुंच ही न पाए। दूसरा कारण है खजाना। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे उन कीमती खनिजों का भंडार है जिनके बिना न तो आपके हाथ में स्मार्टफोन रह सकता है, न लैपटॉप, न इलेक्ट्रिक कार और न ही एआई की टेक्निक। अमेरिका इन पर कब्जा करके भविष्य की टेक्नोलॉजी पर राज करना चाहता है। और तीसरा कारण है दबदबा। वहाँ अमेरिका का पहले से ही एक बड़ा स्पेस बेस है। उसे डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं लिया तो रूस या चीन वहाँ घुस जाएंगे। यानी 2026 का अमेरिका अब कूटनीति नहीं, सीधे दादागिरी की भाषा बोल रहा है। इन तमाम बातों से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि अमेरिका अब एक सुलझा हुआ लीडर नहीं है, बल्कि एक गिरता हुआ साम्राज्य है जो अपनी साख खोने के डर से बौखला गया है। इराक में बोले गए झूठ और अफगानिस्तान में मिली हार ने उसकी अजय होने की छवि को खत्म कर दिया है। इसलिए अब वो अपनी गिरती हुई सॉफ्ट पावर को सैन्य ताकतों के जोर पर छिपाने की कोशिश कर रहा है। असल में पेट्रो डॉलर का सिस्टम या डॉलर का दबदबा अब टूटने लगा है और ब्रिक्स जैसे देशों का असर बढ़ने लगा है। ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला या ईरान जैसे देशों पर हमले करके दुनिया को ये खतरनाक संदेश देना चाहता है कि वो अब भी ताकतवर है, लेकिन हकीकत में ये एक घायल शेर की आखिरी और आत्मघाती कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक घायल शेर अपनी दहाड़ से वक्त की रफ्तार को रोक सकता है? शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स देश अब ब्रिक्स पे और डिजिटल मुद्राओं के जरिए डॉलर के बिना व्यापार करना सीख चुके हैं। भारत जैसी मध्यम शक्तियां अब अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और इस तरह से अमेरिका की ये आक्रामकता उसकी मजबूती नहीं, उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। एक सो कॉल्ड महाशक्ति जब संवाद छोड़ दे, डायलॉग छोड़ दे और सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करने लगे तो समझ लीजिए कि उस साम्राज्य का सूर्यास्त करीब है। आपको क्या लगता है, क्या साल 2026 में अमेरिका अपनी इस दादागिरी से अपनी डूबती इकोनॉमी को बचा पाएगा या फिर दुनिया को अब एक नए लीडर की जरूरत है? देखते रहिए ऑफ इंडिया। मैं आशीष, धन्यवाद।